आप कह रहे हैं कि जो ये बर्ड्स का काम करते हैं जी और इसका मतलब क्या कि जो आपके घर पे कई बार हमारी बालकनी में कबूतर बैठते हैं, जी क्या उनसे भी खतरा है? उनसे भी हो सकती है आईएलडी? बिल्कुल हो सकती है। अभी पिछले दिनों भी ये चर्चा का विषय था इस न्यूज़ में, समाचार में, कि स्पेशली बॉम्बे में कुछ लोग इस बात पर बहुत डिस्कशन हुए, दो अलग अलग ग्रुप बन गए थे। एक ग्रुप चाहता था कि कबूतरों की वजह से लंग्स में अगर इरिवर्सिबल डैमेज हो रहा है तो पब्लिक प्लेसेस पे, ओपन स्पेसेस में कबूतरों को इस तरह से फीड करके उनकी पॉपुलेशन बढ़ने ना दी जाए। और एक दूसरा वर्ग था समाज का जो ये चाहते थे कि हम कबूतर, जो भी पीजन्स हैं, जो भी बर्ड्स हैं, उनको फीड करते रहें, क्योंकि ये पुण्य का काम समझा जाता है हमारे, स्पेशली अपनी देश में कुछ समाज ऐसा समझते हैं। तो इस वजह से बहुत कन्फ्लिक्ट भी डेवलप हुआ था और बहुत सारी इसमें ये मामला शायद कोर्ट तक भी चला गया था। समझने की बात यह है कि पीजन ड्रॉपिंग से जो एलर्जेंस डेवलप होते हैं उनसे कुछ पेशेंट्स में, कुछ इंसानों के लंग्स में डैमेज हो सकता है और कुछ इंसानों के लंग्स में फाइब्रोसिस या आईएलडी डेवलप हो सकता है। बट ऐसा सबके साथ नहीं होता। तो आप इंसिडेंस वाइज अगर बात करें तो हज़ारों में से कोई एक पेशेंट है, कोई एक इंसान है जिसके लंग्स इस पर्टिकुलर डस्ट से डैमेज होंगे या फाइब्रोसिस में जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा आप लोग जूझते होंगे वो है जी स्मोकिंग और पॉल्यूशन आज के ज़माने में। जी ये क्या इससे भी खतरा है? देखिए, कुछ सब टाइप है, कुछ ऐसी वेराइटीज़ हैं आईएलडी की जो स्मोकिंग से ज़्यादा रिलेटेड है। प्राइमरीली अगर हम देखें तो स्मोकिंग की वजह से लंग्स फैलते हैं। लंग्स में सीओपीडी नाम से एक डिजीज़ होती है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, और उसमें लंग्स बड़े होने लगते हैं। बट कुछ पेशेंट्स में स्मोकिंग की वजह से फाइब्रोसिस भी डेवलप होता है और ये आईपीएफ वैरायटी का या यूआईपी वैरायटी का फाइब्रोसिस होता है। कभी कभी लेस देन 1% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें एक ही पेशेंट के लंग्स में आपको स्मोकिंग की वजह से सीओपीडी और फाइब्रोसिस दोनों एक साथ चेंजेस हो गए। मिलेंगे। टेक्निकली जब फाइब्रोसिस होने लगता है तो लंग्स छोटे होने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं। जब सीओपीडी डेवलप होता है तो लंग्स बड़े होने लगते हैं। तो ये तो बैलेंसिंग एक्ट हो गया, बट ऐसा होता नहीं है। उन पेशेंट्स में वो डिजीज़ कहलाती है CPFE, कंबाइंड पल्मोनरी फाइब्रोसिस एंड एम्फाइसीमा। इसका डायग्नोसिस टफ होगा लेकिन। आईएलडी के डायग्नोसिस पे भी हम चर्चा करेंगे, बट मोस्टली हिस्ट्री से जब आपको पता लगता है कि पेशेंट स्मोक कर रहा है, टोबैको यूज़ किया है पेशेंट ने, और सीटी स्कैन में जब आप चेंजेस देखते हैं तो आपको पेशेंट की उम्र और इस हिस्ट्री से पता लग जाता है कि ये प्योर आईएलडी है, प्योर आईपीएफ है या CPFE है, और उस ओवरलैप का उसी हिसाब से फिर ट्रीटमेंट किया जाता है। अच्छा, और हम ये फेफड़े से जुड़ी बीमारी है जी तो सबसे कॉमन सिम्टम तो होगा ही जो सांस फूलना है, और क्या स्पेसिफिक सिम्टम है इसके? देखिए, एक समस्या हमारे देश में ये है कि छोटी या इनिशियल बीमारी को लोग रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। आईएलडी जब शुरू होती है तो सिम्टम सिर्फ ड्राई कॉफ का होता है, और जो सबसे सिग्निफिकेंट सिम्टम है वो सिम्टम है कि पेशेंट को चलने में सांस फूलती है, और ये लेट सिम्टम है। तो पेशेंट लेट प्रेजेंट करते हैं। ड्राई कॉफ के लिए क्या होता है कि पहले पेशेंट घर में नुस्खे अपनाता, मैं जी अदरक का काढ़ा पीता हूँ, फिर मैं आयुर्वेद तुलसी और काली मिर्च का काढ़ा बना के पीने लगा, फिर मैंने मुलेठी डाल दी। 10 तरह की जब चीज़ों से वो खांसी ठीक नहीं होती तब वो ओवर द काउंटर जो कफ सिरप मिलते हैं वो लेता रहता है। मीनवाइल अंदर डिजीज़ बढ़ती जा रही है। हाँ, थोड़े सिम्टम मिनिमाइज हो जा रहे हैं इससे। हाँ, सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ होता है, बट डिजीज़ प्रोसेस तो कम नहीं होता। सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ होता कि हाँ, खांसी आपने दवा दी किसी कफ सिरप से या किसी काढ़े से, थोड़ा बहुत। पेशेंट 3-3, 4-4 महीने कफ सिरप लेता रहता है और तब तक डिजीज़ प्रोसेस अंदर बढ़ता रहता है, और फिर नया सिम्टम आता है कि पेशेंट की सांस फूलने लगती है। दैट इज़ द टाइम पेशेंट डॉक्टर के पास आता है। अब जब कोई भी एक जनरल फिजिशियन रिमोट में किसी गांव में या किसी देहात में ये इस तरह की सिम्टम सुनता है तो भाई 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी है, टीबी होगा। फिर पेशेंट की टीबी की दवा शुरू हो जाती है, फिर 3 महीने तक पेशेंट टीबी की दवा लेता रहता है। तो मिस डायग्नोसिस के चक्कर में डिजीज़ को प्रोग्रेशन का टाइम मिलता रहता है। नहीं, एक्सरे तो करते ही होंगे, एक्सरे में तो दिख जाता है। एक्सरे में आईएलडी को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। देखिए, चाहे एक्सरे हो चाहे सीटी स्कैन, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ब्लैक, वाइट और ग्रे हो। बहुत सारे लोग उन शेडोज़ को टीबी से कंफ्यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जिन्होंने बहुत अच्छे से सीटी स्कैन या एक्सरे पढ़ना नहीं सीखा है, जो देहात में गाँवों में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग मिस कर जाते हैं क्योंकि शेडोज़ में वो कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस है या आईएलडी है।